Hey guys, welcome back to my YouTube channel and हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी पोएम जो हम पढ़ रहे थे थिंग्स ऑफ ब्यूटी। सो लेट्स बिगिन। तो हम लाइन 15 to 19 वाली पे थे, तो हम वहीं जाते हैं। Okay, so this is the line. Let's begin. We were on line 15 to 19, and these are grand such as daffodils, with the green world they live in, and clear reels that for themselves that for wait that for themselves have a cooling covered make against the hot season. The mid forest peak, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. So yeah, I have read this. Let's see the explanation of this. And other beautiful objects are the beautiful yellow daffodils in the midst of green fields. The clear short streams that cover the earth and keep it cool during the summer month. See, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस बता रहा है नेचर की। ऑब्वियसली पूरी पोएम में नेचर की इम्पोर्टेंस बताई है, एंड सिमिलरली यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई है शॉर्ट स्ट्रीम्स की, जो कवर करती है होल अर्थ को। कीप इट कोल्ड ड्यूरिंग द समर मंथ, कवर करती है पूरे अर्थ को। इन द सेंस इसका ये मतलब है कि जो ट्रीज वगैरह होते हैं वो कवर करते हैं, उस वे में इसका मतलब है। और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स आर ब्यूटीफुल येलो, ये ध्यान रखना, येलो डैफोडिल्स है ना, डैफोडिल्स येलो होती है, ये ध्यान रखना। इन द मिड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। ओके, सो दीज आर a relief in the hot season. Definitely एक ट्री होती है इसके जिसके नीचे कोई भी बैठता है इन द समर्स, तो ये एक रिलीफ का काम ही करता है। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट टू इट। वेट, आई विल रब इट फर्स्ट एंड ओके। So, and the blooming musk rose in the middle of the forest these are the things of beauty. They are constant source of joy and pleasure, and remove the gloom and melancholy of our lives. सी, ये जो हमें रिलीफ मिलती है हॉट डेज में, ये तो बहुत कैजुअल सा एग्जाम्पल है, हमें सबको ही पता है। और फिर ब्लूमिंग मस्क रोजेज होते हैं इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। इस लाइन का क्या मतलब है, स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पे। ये जो मस्क रोजेज वाला जो है ना, ब्लूमिंग मस्क रोजेज इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, इसका ये मतलब है कि जब भी हम फॉरेस्ट में जाते हैं, जनरली मैं तो कभी फॉरेस्ट गई नहीं हूँ और बहुत कम लोग ही जाते होंगे, क्या पता जाते भी होंगे। तो फॉरेस्ट में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तो बहुत ट्रीज आते हैं, फिर इन द मिडल होता है कि एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते। वो एरिया ऐसे नहीं होता घर में जैसे चौक होता है, उसी टाइप में वो एरिया होता है, जैसे ऐसे कह दो जंगल का चौक है वो। तो वो पूरे अराउंड में ट्रीज़ वगैरह से सराउंडेड होता है उसकी बाउंड्री। तो ये वही एरिया है मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। तो वहाँ पे मस्क रोजेज होते हैं, मस्क रोजेज होते हैं उस मिडल पे, फॉरेस्ट के मिडल पे मस्क रोजेज होते हैं उस एम्प्टी स्पेस पे। तो ये ब्लूम कर रहे हैं मस्क रोजेज इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। सी, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना कि इसको भी थिंग ऑफ ब्यूटी कहा गया है। मे बी इट मे बी आस्क्ड इन एग्जाम, डेफिनेटली इट विल आस्क, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन that what are the things of beauty poet mentioned in the poem. So you have to write in all these examples. Okay, they are constant source of joy and pleasure.
डेफिनेटली एक नेचर भी हमारे लिए जॉय है, प्लेजर है। तो नेचर में जो चीज़ें होंगी, हर एक चीज़ वो भी जॉय होगी, हमें प्लेजर होगी। ओके, एंड रिमूव द ग्लूम एंड मेलनकली ऑफ फ्रॉम आवर लाइफ्स। सी, ये हमारी लाइफ से डार्कनेस, जो बैड डेज होता है, ये सब हटाता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि कोई प्रॉब्लम आई है लाइफ में तो हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, प्रॉब्लम तो सॉल्व अपने को ही करनी होती। बट जब होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में तो हम बहुत स्ट्रेस में आ सकते हैं, जिसकी वजह से उसका सॉल्यूशन ईजी होता है वो भी हमें पता नहीं चल पाता। तो उस स्ट्रेस को काम करने का काम ये नेचर करती है, ये मस्क रोजेस करते हैं, ये थिंग ऑफ ब्यूटी करती है। ओके ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा और ये इतना टिपिकल था ही नहीं वैसे तो। ओके, लास्ट लाइन्स है कुछ। एंड सच टू इज द grandeur of the tombs we have imagined for mighty deeds, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, important line है, pouring unto us from the heavens brink। See, अभी मैं एक CBSE का पैटर्न बता रही हूँ। एट प्रेजेंट जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस आए हैं, जो मैंने देखे क्वेश्चंस और एग्ज़ाम्स में भी आए हैं, कि टीचर्स एज इट इज़ लाइन उठा के दे रहे हैं एग्ज़ाम में। एंड जैसे सपोज करो ये लाइन है, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, तो ये एज इट इज़ लाइन उठा के दे रहे हैं, हेवन उसमें से हेवन हटा देंगे कि किसके ब्रिंक आ रही है, ऐसे पूछ लेंगे, है ना। तो वी हैव ट्रेड, अब ये भी पूछ सकते हैं कि हेवन क्या सिम्बलाइज करता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, एक्सप्लेनेशन। देयर इज beauty not only in life, nature, but also in death and decay. Yeah, most important line. This line want to say, obviously मैं ट्रांसलेट ही कर रही हूँ, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पूरी स्टार्टिंग में था कि ब्यूटी होती है नेचर में, नेचर से हमें हेल्प मिलती है। तो ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ ब्यूटी लाइफ में या नेचर में ही नहीं है, डेथ में और डीके में भी ब्यूटी है। The poet says that there is a magnificence in death of the mighty and powerful, influential people, those heroes who are revered and remembered for their noble deeds and achievements. Definitely, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बात हो रही है कि ब्यूटी उन लोगों में भी है जो आज नहीं है, बट अभी उनको याद करा जाता है, उनकी माइटी, उनके पावरफुल वर्क्स, उनके वर्क्स जो उनने करे हैं उसकी वजह से याद करा जाता है उनको। तो डेफिनेटली उनके काम ही ऐसे थे कि उन्हें वो याद करने वाले लोग हैं। और वो कैसे ब्यूटी का काम कर रहे हैं वो मैं बताना चाहूँगी आपको। इट इज़ अ गुड मीन्स एक्सप्लेनेशन, गुड एग्जाम्पल दूँगी कि जो पोइट्स, वो डेड पीपल होते हैं, वो ब्यूटी का काम कैसे करते हैं कि जब हम किसी भी ऐसे क्रूअल सिचुएशन में होते हैं, कोई भी बैड सिचुएशन में होते हैं, तो ये लोग हमें इंस्पायर करते हैं। दे ट्राई टू मोटिवेट अस, दे ट्राई टू से दैट या हम उनको देख के ये चीज़ सोच सकते हैं कि हाँ, अगर ये लोग जीतते हैं अपनी लाइफ में तो हम क्यों नहीं, हम भी जीत सकते हैं। तो इस वे में ये लोग मोटिवेशन का काम करते हैं। तो एक तरह से वो भी हमारे लिए एक ब्यूटी होंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। इस वे में ये लोग हमारे लिए हेल्पफुल माने जाएंगे और हमारी लाइफ के लिए ब्यूटी माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। देयर आर स्टोरीज टोल्ड अबाउट दैम। ओके, सो हम यहाँ थे, दीज देयर आर स्टोरीज टोल्ड अबाउट दैम एंड देयर ग्रेट डीड्स विच आर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। डेफिनेटली जो उनके वर्क्स हैं, जो उनके अच्छे काम करे हुए हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होंगे ही सही। एंड देयर डेथ आर सेलिब्रेटेड एज एनिवर्सरीज। ओके, उनकी डेथ एक एनिवर्सरी के वे में मनाई जाती है। क्यों?
भाई अब किसी की डेथ होती है तो हम डेफिनेटली दुख करते हैं, बट इनके जो डेथ होती है वो एक एनिवर्सरी के वे में क्यों मनाई जाती है? बिकॉज उनके जो डीड्स ग्रेट वर्क्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, उन्होंने अपने देश के लिए कुछ करा होता है, देश के लिए अपनी जान दी होती है, तो उनकी जो एनिवर्सरी है वो हम प्राउडफुलनेस के साथ बनाते हैं कि या हम जिसके डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम करा है, एंड उन्होंने वो हमें आज भी उतना ही मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब वो एट जब वो जिंदा थे, जब वो लाइव थे, तब भी वो हमेशा मोटिवेट, हमेशा वर्कआउट करते रहे देश के लिए ही। एंड अभी जब उनकी डेथ हो चुकी है उसके बाद भी वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमेशा से वो हमारी लाइफ के लिए एक ब्यूटी का काम ही कर रहे हैं, हमेशा से हमारे लिए अच्छे ही रहे हैं। Such beautiful things are all around us in abundance provided us by God himself at a gift. See, ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे पास, जैसे ये ग्रेट मैन थे, ऐसी ब्यूटीफुल ये इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे पास बहुत सारी अबेंडेंस में हैं, और हमें गॉड ने ये सब चीज़ें अबेंडेंस में दी हैं। द डिफरेंस इज दैट द चेंज यू शुड चेंज योर व्यू। हमारे को हमारे देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, हर चीज़ से मोटिवेट होना पड़ेगा। डेफिनेटली इट डिपेंड्स ओनली टोटली ऑन अस दैट हाउ मच वी आर मोटिवेटेड ourselves or how much we are discouraging ourselves. ओके, गॉड ने हमेशा हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें सिर्फ मोटिवेशन वाली ही दी हैं। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितना उससे इंस्पायर हो रहे हैं। ओके, टू हेल्प मैन कोप एंड फॉरगेट हिज मिसरीज। ओके, these beautiful things are like an ever-flowing fountain of inspiration to help man lead a happy life. Okay? Obviously वही जो मैंने अभी कहा था वही कहा, इसमें क्या रखा है कि जो ये ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं हमेशा हमें को इंस्पायर करती हैं, और वही इंस्पिरेशन हमारी लाइफ को हैप्पी बनाती है ना? ओके, सो वी हैव डन विद दिस चैप्टर। एंड पोएटिक डिवाइसेस देख लीजिए, इसमें तो ये आपको मार्क करके ध्यान में ही रखने पड़ेंगे, एंड को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये कोई न्यू नहीं है। पोएटिक डिवाइसेस आपको पता ही होगा क्या होते हैं, मेटाफर क्या होता है, ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है। सी, ये मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, मेटाफर नहीं तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करती, बट इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो, so please see to it just okay. Now next, see alliteration, personification, personification को सिनेक्टिव भी कहा जाता है, मेटोनिमी, alliteration में noble natures, cooling covered, band to band, personification में inhuman, dearth of noble nature, shape of beauty that for themselves cooling covered make. मेटोनिमी में है हॉट सीजन, ग्रीन वर्ल्ड। ओके, सॉरी गाइस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अभी बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट आप यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है लिटरली डिवाइसेस से, आप वो देख सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और हो सका तो मैं लिटरल डिवाइसेस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी। ऑक्सीमरन, द माइटी डैज, imagery, flowery band, shady moon, daffodils in the world of green, clear reels and all this, है ना? फिर symbol, simple sheep is a symbol. Okay, I want to ask one question from this. सिंपलिज्म में सिंपल शीप को दे रखा है, ये किस चीज़ का सिंबल है ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने वीडियो में समझाया है सिंपल शीप का, आई बिलीव मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, शीप वाला जब स्टैंजा करवाया था तब मैंने बताया था, जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड पूरा बताया था मैंने, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि सिंपल शीप किस बात का सिंबल है, इसको सिंबलिज्म में क्यों डाला है। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू सो मच गाइज
for watching this video, and please keep supporting me, and I hope आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, and please keep watching this channel.